हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेल्टा अकेडमी। मेरा नाम है रंजन। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन आरंभ बैच का, ये भी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट को डेडिकेटेड है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो ये सब्जेक्ट है, इसका प्रीवियस सेशन पर भी हम लोगों ने क्वेश्चंस बनाया हुआ है। अगर नहीं देखा आपने उस सेशन को तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख लीजिएगा। अब इसके बाद बात करते हैं आज के सेशन पे। आज के सेशन पे डेडिकेटेडली हम लोग कोशिश करेंगे कि सेमीकंडक्टर का जो पोर्शन है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर, सेमीकंडक्टर फिजिक्स का, वहां पर हम कन्फाइंड रहेंगे और उसके क्वेश्चंस बनाएंगे। सब्जेक्ट को पूरे चैप्टर वाइज मैंने डिवाइड कर लिया और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो है आपके लिए डेली अभी लेकर के आऊंगा, ठीक है, टिल द कंप्लीशन ऑफ दिस सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ चैप्टर्स, ठीक है। तो पिछले सेशन का क्वेश्चन आप लोगों ने बनाया, बिल्कुल, और उस क्वेश्चन का जो असाइनमेंट पार्ट मैंने दिया था उसको भी सॉल्व किया। एम के साहब का कमेंट मैंने देखा, ठीक है, वेरी नाइस, वेरी गुड डियर, बहुत अच्छा अप्रोच आप कर रहे हैं, बहुत मस्त तरीके से आप पढ़ रहे हैं। आप सभी लोग ऐसे ही बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए, आपके लिए सेशंस जो है बैक टू बैक आते रहेंगे। अभी ग्रेजुअली पिछले कुछ दिनों से अभी लाइव सेशन आप लोगों के लिए नहीं आ पा रहा है, बट जल्दी से मतलब इस प्लेटफॉर्म पर भी आपके लिए बढ़िया सा लाइव सेशन मैं आपके लिए प्लान कर रहा हूँ, ठीक है। अभी ऐप एक्चुअल में न्यू है तो कुछ चीज़ों पर थोड़ा सा मैं भी बिजी हो जा रहा हूँ, बट चिंता की कोई बात नहीं है। एसएससी एग्जामिनेशंस के लिए और भी एग्जामिनेशंस के लिए आपके लिए प्रॉपर लाइव सेशन यहाँ पर लेकर के आते रहूँगा, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन बिना देरी किए। तो भाई आज 15 टू 20th वाले जैन के ड्यूरेशन में हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा और एक्सटेंड हो जाएगा, अभी कुछ और ज़्यादा दिन हम लोग अभी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। ये हम पहुंच गए आज यानी कि 19 जनवरी के सेशन पर। ये हमारा है डे 20, ठीक है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स। आज का पहला क्वेश्चन लेकर के आते हैं बिना देरी किए। चलिए ठीक है, तो पहला क्वेश्चन जो है ये किस टॉपिक से है, बोलता है कि फॉर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें से कौन सा वाला जो है वो ऑप्शन सही होगा। नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, देखिए, जब एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात होगी ना, किसी भी टाइप के, जब जब बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर की आप बात करते हो, तो बेसिकली वो पीएनपी और एनपीएन दो कैटेगरी में डिवाइड हो गया, ठीक। जब नॉर्मल ऑपरेशन की बात करें, इनके अलग अलग कंडीशंस हो सकते हैं। नॉर्मल ऑपरेशन की जब आप बात करेंगे तो क्या होता है कि इनका एमिटर बेस रीजन जो है, सपोज कर लीजिए एनपीएन ट्रांजिस्टर इसमें बोल रहा है ना, चलो ठीक है, इसको ऐसा समझते हैं। एनपीएन ट्रांजिस्टर मतलब बताइए मेजॉरिटी में हमारे पास क्या आ जाएगा। मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स आना चाहिए, क्योंकि एन रीजन ज्यादा है हमारे पास। लेट अस सपोज दिस इज एन, दिस इज पी, दिस इज एन, ठीक है। एन पी एन रीजन, इस रीजन को थोड़ा सा और पतला बनाना चाहिए, ठीक है, इस रीजन को थोड़ा सा और थिन कर दीजिए, ज्यादा बेटर है। ओके, सो लेट इट बी एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर की बात करते हैं तो इसका नॉर्मल ऑपरेशन मतलब एक्टिव रीजन की बात करेगा ना। जब नॉर्मल ऑपरेशन बोला जाएगा, लेट अस सपोज दिस इज एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर रीजन। तो जब आप एनपीएन ट्रांजिस्टर को एक नॉर्मल ऑपरेट करता हुआ शो करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे, एमिटर टू बेस रीजन को फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे लेके आएंगे, ठीक है। ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड बायस कंडीशन मतलब पी साइड को आपने पॉजिटिव सप्लाई दिया विथ रिस्पेक्ट टू द एन साइड, ये सिचुएशन होनी चाहिए। एंड व्हाट अबाउट द कलेक्टर बेस रीजन, कलेक्टर टू बेस रीजन जो है इसको रिवर्स बायस कंडीशन पे लेके आना चाहिए। अच्छा, तो इस हिसाब से पी साइड को नेगेटिव और एन साइड को ऐसे पॉजिटिव पोलैरिटी पे रख सकते हैं क्या। ये कंडीशन होगी इसकी एक्टिव रीजन की, इसके एक्टिव रीजन के ऑपरेशन की, ठीक है। दिस मस्ट बी द कंडीशन फॉर इट्स ऑपरेशन इन एक्टिव रीजन, ठीक है। तो एक्टिव रीजन में क्या होगा, एमिटर बेस रीजन हमारा फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर टू बेस रीजन जो है दैट हैज टू बी रिवर्स बायस्ड। तो इस कंडीशन पे हमारा सिस्टम जो है, डायोड जो है वो एक्टिव रीजन पे आ जाएगा, मतलब जो ट्रांजिस्टर है वो एक्टिव रीजन पे आ जाएगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपको बोलता है कि सैचुरेशन रीजन पे लेके जाना है, सपोज कर लीजिए आपको बोलता है कि इसको सैचुरेशन पे ऑपरेट करना है, तो क्या करना पड़ता, तब उस केस में हमको इन दोनों को फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे लेके आना पड़ता कि नहीं। बिल्कुल सही। चाहे कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको सैचुरेशन बोल दे, ठीक है, कभी हो सकता है क्वेश्चन में आपको सैचुरेशन बोल दे, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप, एमिटर बेस को भी फॉरवर्ड बायस करेंगे, कलेक्टर बेस रीजन उसको भी फॉरवर्ड बायस कर दीजिए, ठीक है। सैचुरेशन के अलावा मान लीजिए हो सकता है कभी आपको बोल दे कट ऑफ की रीजन में लेके जाना है, कट ऑफ का अगर केस होगा तो क्या करेंगे फिर बताइए, इसको असाइनमेंट के लिए छोड़ दें क्या। कट ऑफ पे अगर लेकर के जाना होगा तो बताइए एमिटर बेस रीजन और कलेक्टर बेस रीजन का क्या होगा। एमिटर बेस रीजन को क्या करेंगे और कलेक्टर बेस रीजन को क्या करेंगे, ठीक है। चलिए इस पार्ट को असाइनमेंट के लिए मैं छोड़ देता हूँ, इसका आप लोग आंसर करके बताइएगा, ठीक है। असाइनमेंट जरूरी है ना, ताकि आप जब सॉल्व कर रहे हैं तो आपको कुछ एडिशनल चीजें बियॉन्ड द क्वेश्चंस जो है वो भी सोचना आना चाहिए।
तो वो आप चीज़ इसको सोच करके ज़रूर से बताइएगा, ठीक है। बाकी बाकी और अलग अलग जो मोड्स है ये जानना ज़रूरी है, ठीक है। एक्टिव रीजन हो गया, एक्टिव का ही अपोजिट रिवर्स एक्टिव होगा, रिवर्स एक्टिव में दोनों उल्टे हो जाएंगे। चलिए एक तो मैं कम से कम और बता देता हूँ आप लोग को। मान लीजिए इसी में आपको बोल दिया रिवर्स एक्टिव रीजन, तो रिवर्स एक्टिव जो है एक्टिव का ठीक उल्टा हो जाता है। एक्टिव रीजन में अगर एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस थे तो यहाँ पे ये दोनों रिवर्स बायस हो जाएंगे, ठीक। और कलेक्टर बेस अगर वहाँ पे रिवर्स बायस थे तो वहाँ यहाँ पे फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। जस्ट जो भी एक्टिव में हो रहा है उसका जस्ट उल्टा रिवर्स एक्टिव में होगा, ठीक है। तो कट ऑफ रीजन में ले जाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, पिछला सेशन देखे होंगे तो उसमें बताया है मैंने। खैर आप इसी सेशन पर इसको कोशिश करिएगा बताने का, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होना चाहिए, फॉर द नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, नॉर्मल ऑपरेशन मतलब एक्टिव रीजन ऑपरेशन, तो एमिटर बेस मस्ट बी फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस यहाँ दिख रहा है क्या, एमिटर बेस फॉरवर्ड बायस, कलेक्टर बेस रीजन मस्ट बी फॉरवर्ड बायस, सैचुरेशन में चला जाएगा। डी ऑप्शन फिर राइट दिख रहा है इसके अंदर, है ना, ये डी ऑप्शन जो है दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। चलिए परफेक्ट है, बना लेंगे ऐसे वाले क्वेश्चंस। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के, बट हाँ ये है कि जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो 100% वहाँ पे मार्किंग लेके आना है, अपने को छोड़ना नहीं है एग्जाम में क्वेश्चंस। चलिए लेट अस मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के सेशन का दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 ऑन स्क्रीन लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट फिल्टर सर्किट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एंड चीपेस्ट फिल्टर सर्किट इन द इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में ये गिवन ऑप्शंस में से सबसे सिंपल और सबसे चीपेस्ट फिल्टर सर्किट जो है वो कौन सा है। पहला ऑप्शन बोलता है सीरीज इंडक्टर फिल्टर, सेकंड इज चोक इनपुट एलसी फिल्टर, थर्ड ऑप्शन से कैपेसिटर इनपुट फिल्टर। अरे ये तो सबसे सस्ता सर्किट है, कैपेसिटर इनपुट फिल्टर, इसमें ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है। आपका रेक्टिफायर के आउटपुट पे सीधे कैपेसिटर लगा देते हो और उसके बाद एलसी के कॉम्बिनेशन से इसको आप यूज़ करते हो। ये देखिए ऐसा रहता है, रेक्टिफायर का यहाँ से आउटपुट मिला ना, यहाँ पर आप कैपेसिटर लगा दीजिए, इस तरीके से, ऐसे, ठीक है। इस तरीके का आप फिल्टर डिजाइन कर दीजिए, काफ़ी रहेगा इतना। अब यहाँ से आप आउटपुट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप वोल्टेज वगैरह जो भी आपको चाहिए वो आप अज्यूम कर लीजिए, C1 C2 कर लीजिए इसको, लेट इट बी L। इस तरीके से आप इसको डिज़ाइन करते हैं। तो ये जो फिल्टर होता है ये सबसे सस्ता, सिंपलेस्ट और चीपेस्ट फिल्टर सर्किट इसको बोल सकते हो आप, आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है भाई। क्या काम करता है ये, पहला एलिमेंट हम लोग बताओ कैपेसिटर को क्यों कनेक्ट करते हैं आउटपुट सप्लाई के साथ, ठीक है। पावर सप्लाई के आउटपुट के साथ, ये आउटपुट के साथ ये कनेक्टेड रहता है। पहले में हम लोग कैपेसिटर क्यों लगाते हैं, कोई कारण, कोई रीज़न इसका, ठीक है, कोई रीज़न। देखिए कैपेसिटर क्या करेगा, जो डीसी वोल्टेज है उसको इंक्रीज कर देगा। जो डीसी वोल्टेज आपको वहाँ पे रेक्टिफायर का आउटपुट है ना, तो डीसी के फॉर्म में आपको आउटपुट मिलेगा, तो डीसी वोल्टेज को इंक्रीज कर देगा। और रिपल का क्या करेगा, वोल्टेज को तो इंक्रीज कर दिया, व्हाट अबाउट द रिपल्स, भाई उनको जो है, जो रिपल का पोर्शन है उसको रिड्यूस कर देगा। मतलब डीसी वोल्टेज को इंक्रीज कर दिया और रिपल्स जो है, रिपल वोल्टेज या रिपल आप इसको बोल लो, उसको रिड्यूस करेगा। यही हमारी रिक्वायरमेंट होती है, ये मिल जाता है आपको इससे, ठीक है। ऑप्शन सी शुड बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं तुरंत। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ऑनलाइन यूपीएस ओवर द ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस और ऑनलाइन यूपीएस का क्या एडवांटेज है ऑफलाइन यूपीएस की तुलना में। तो पहला ऑप्शन बोलता है द ऑनलाइन यूपीएस प्रोवाइड्स द स्टेबल आउटपुट फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ऑनलाइन यूपीएस सप्लाइज स्टेबल पावर आउटपुट। ऑनलाइन यूपीएस इज फ्री फ्रॉम द वेरिएशन एंड ट्रांजिशन प्रॉब्लम्स। ये बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन इज राइट। ऑनलाइन यूपीएस जो होता है वो ऑफलाइन वालों की तुलना में किसी भी टाइप के वेरिएशन या ट्रांजिशन प्रॉब्लम से बचा हुआ रहता है। ट्रांजिशन प्रॉब्लम जो है वो इसके अंदर नहीं आती है। तो ये ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट है, दिस ऑप्शन शुड बी करेक्ट, ठीक। नॉर्मली क्या होता है, ऑफलाइन वालों को हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे भी हमारी रिक्वायरमेंट 1 kVA से नीचे की जो भी एप्लीकेशंस होती है ना, उन सब में हम लोग ऑफलाइन यूपीएस को प्रिफर करते हैं, ऑफलाइन यूपीएस, ठीक है। 1 kV से नीचे की जो रिक्वायरमेंट होती है उसमें प्रिफर रहते हैं। तो उसके ऊपर वगैरह के लिए भी आप इसको ऑनलाइन वालों को प्रिफर कर सकते हैं। चलिए परफेक्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जरा। अगला सवाल, एक फोटो आई हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजिस्टर बीजेटी वर्क्स एज अ वेरिएबल रेजिस्टेंस व्हेन। एक ट्रांजिस्टर है, एक बीजेटी है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो है वो एक वेरिएबल रजिस्टर के तौर पे कब काम करता है, किस कंडीशन पे। देखिए बीजेटी जो वर्ड हम लोग यूज कर रहे हैं, बाइपोलर, बाइपोलर मतलब दो अलग अलग पोल्स होंगे इसके। ट्रांजिस्टर की हम लोग बात करें तो दो अलग अलग पोल्स के फॉर्म में हम लोग देखेंगे ना, कि भाई एन टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, ठीक।
फिर जंक्शन जो बोल रहे हैं, कैसे जंक्शन फॉर्म होता है, देखिए कोई भी ट्रांजिस्टर के लिए जब आप बनाते हैं, अभी जस्ट मैंने जो ड्रॉ किया था आप नोटिस किए होंगे, तो यहाँ पे जंक्शन बन रहा है ना, ये देखिए सब जंक्शंस बन रहे हैं अलग अलग, कि एन पी एन है या पी एन पी ट्रांजिस्टर है, जैसा भी है उसके हिसाब से जंक्शंस बन रहे हैं, और उसके ऊपर बेस करने वाला ट्रांजिस्टर, ठीक है। तो ये जो ट्रांजिस्टर होता है, ये जो बीजेटीज होते हैं, ये बेसिकली करंट कंट्रोल डिवाइसेस होते हैं, है ना, ये करंट कंट्रोल डिवाइसेस या करंट डिवाइसेस के फॉर्म में हम लोग इसको करंट ड्रिवन डिवाइसेस मानते हैं, ठीक है। करंट कंट्रोल डिवाइस है ये बेसिकली। तो अब इसमें क्या होता है कि जो दो टर्मिनल के बीच का जो सेक्शन है, उसको करंट दे करके हम कंट्रोल करते हैं, उसके बेसिस पे दूसरे वाले सेक्शंस को, दूसरे वाले आउटपुट्स को, ठीक है। तो ये जो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं, उसी के आधार पे ये सारा चीज चलता है। तो बोलता है कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे कब काम करेगा। तो पहला ऑप्शन है एमीटर जंक्शन को जब हम फॉरवर्ड बायस करेंगे, और कलेक्टर जंक्शन को रिवर्स बायस करेंगे। मतलब ये कौन सा स्टेट हुआ बताइए, एक्टिव स्टेट हुआ, सैचुरेशन हुआ, कट ऑफ हुआ कि रिवर्स एक्टिव हुआ, ये चारों में से कौन सा वाला स्टेट है, क्योंकि यही राइट आंसर है। दिस इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। आपको ये वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे दिखाना है ना, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस के तौर पे रिड्यूसिंग होता हुआ रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा जब आप एमीटर जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करेंगे, और कलेक्टर जंक्शन को जब आप रिवर्स बायस करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द बेस, ठीक। तो ये राइट आंसर है, एब्सोल्युटली दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब चलिए अगला सवाल, यहाँ तक तो बेसिक ट्रांजिस्टर्स वगैरह के बारे में देख लिया, अब देखते हैं और क्वेश्चन किससे आता है। अच्छा, ये तो एन चैनल मॉसफेट टाइप का दिख रहा है। क्या क्वेश्चन है भाई, लिखा हुआ है डायग्राम गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स द स्टैंडर्ड सिंबल ऑफ, अरे मैंने पहले ही इसमें बोल दिया कि ये क्या दिख रहा है। ये वाला क्लिप लगता है काटना पड़ेगा क्या वीडियो में से गड़बड़ हो जाएगा। चलिए ठीक है, ये क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, इट इज बीजेटी, बी चैनल मॉसफेट, आईजीबीटी या एन चैनल। एन चैनल मॉसफेट है क्या ये, क्या ये एन चैनल मॉसफेट है? डेफिनेटली एन चैनल मॉसफेट जो है गेट सोर्स ड्रेन, ऐसा है क्या कि गेट एनोड कैथोड यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है। एन चैनल मॉसफेट जो है उसी का डायग्राम है ये, डेफिनेटली। और सबसे इम्पोर्टेंट थिंग, इसकी एप्लीकेशन आप कहाँ कहाँ पे करते हो? इसकी एप्लीकेशन आप नॉर्मली एसएमपीएस में करते हैं। एसएमपीएस में इसका एन चैनल मॉसफेट्स का काफ़ी अच्छा यूसेज रहता है, ठीक है। सिंगल हैंडेड एसएमपीएस जो रहते हैं उसके ऊपर, ठीक है, मॉनिटर्स में, कंप्यूटर्स में, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस जो हैं अलग अलग, वो सब में इसका इस्तेमाल हम लोग काफ़ी करते हैं, ठीक है। इट्स राइट आंसर इज ऑप्शन डी। चलो ये तो शुरू में ही बोल दिया था मैंने, जेनर का यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं उस तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके लिए, अगला सवाल, ठीक है ठीक है ठीक है। लिखा हुआ है विच स्पेशल टाइप ऑफ डायोड इज केपेबल ऑफ बोथ एम्प्लीकेशन एंड ऑसिलेशन। एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है, ऐसा कौन सा स्पेशल टाइप का डायोड है? तो इस डायोड का नाम होता है ओसाकी डायोड। कौन सा डायोड है ये? ओसाकी बोलते हैं या इसाकी बोलते हैं बताइए? इसको इसाकी डायोड बोलते हैं, इसाकी डायोड, ठीक है। तो आप बोलेंगे सर ये तो कहीं नहीं लिखा है इसमें। अच्छा ठीक है ना, तो इसी को हम लोग टनल डायोड भी बोलते हैं, इसी को हम लोग टनल डायोड भी बोलते हैं। अब देखिए, अब ये लिखा है क्या, डी ऑप्शन में आपको लिखा हुआ है, मिल जाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज द टनल डायोड। इसके अंदर दोनों इफेक्ट होता है, ये टनलिंग इफेक्ट भी क्रिएट करता है और ये ऑसिलेशन इफेक्ट जो है वो भी क्रिएट कर सकता है। तो टनलिंग इफेक्ट जो है उसकी वजह से ये एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशन दोनों ही प्रोवाइड कर सकता है इसमें, ठीक है। जो इसका जो नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन है, नेगेटिव रेजिस्टेंस रीजन जो इसका होता है ना, वो किसकी वजह से आता है पता है? वो क्वांटम टनलिंग करने की वजह से आता है, वो क्वांटम टनलिंग क्रिएट होने की वजह से ये इसमें आता है, ठीक है। तो जैसे वोल्टेज जो है इसके अक्रॉस का इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन जो होती है वो उस पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने लग जाती है। वोल्टेज जैसे इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स पोटेंशियल बैरियर को ओवरकम करने लग जाती है, और एक टनल फॉर्म करके जो है वो पार करने लग जाती है अपना उस बैरियर को, ठीक है। तो वो टनलिंग करके, इसीलिए इसका नाम ऐसे टनल बोला जाता है कि जैसे सुरंग बना के जैसे एक तरफ से दूसरी तरफ लोग चले जाते हैं, कुछ उस तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का भी काम होता है जब वोल्टेज को, पोटेंशियल को इंक्रीज करते हैं तो, ठीक है। इसी टनलिंग इफेक्ट की वजह से क्या होता है कि करंट जो है वो रिड्यूस हो जाती है। टनलिंग इफेक्ट की वजह से करंट जो है वो रिड्यूस होने लग जाती है। भले ही हम लोग वोल्टेज में खूब वेरिएशन कर रहे हैं, वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, लेकिन इधर करंट आपको रिड्यूस होते हुए मिलने लग जाएगी। सो दिस इज द मेन कंडीशन। और हाँ, ये एम्प्लीफिकेशन और ऑसिलेशंस दोनों प्रोवाइड कर सकते हैं। व्हाट? टनल डायोड, ओके। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है ना, इसका सब इफेक्ट डिस्कस कर लिया, नेगेटिव रेजिस्टेंस एम्प्लीफिकेशन वगैरह का, ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग।
ये देखिए इसकी फोटो आप देख सकते हैं। टनल डायोड जो है वो रियल में इस तरीके का कुछ ऐसा दिखाई देता है ना, इसको टनल डायोड हम लोग बोलते हैं। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में लिखा हुआ है अ थायरिस्टर एससीआर, अ थायरिस्टर एससीआर इज, क्या चीज होता है ये? 3 टर्मिनल 3 लेयर 3 जंक्शन डिवाइस, या 4 लेयर 3 टर्मिनल 3 जंक्शन डिवाइस, या फिर 4 लेयर होते हैं 3 टर्मिनल होते हैं और 4 जंक्शन होते हैं, या फिर 3 लेयर 4 टर्मिनल एंड 3 जंक्शन डिवाइस। देखिए एससीआर के बारे में समझने के लिए ना सबसे बढ़िया और सबसे आसान एनालॉजी अगर कुछ हो सकता है तो वो ट्रू ट्रांजिस्टर एनालॉजी हो सकता है। ट्रू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, एससीआर अगर मैं कभी भी एससीआर पढ़ाता हूँ किसी को, तो मेरा सबसे कॉमन सा एग्जांपल इसमें यही रहता है कि एससीआर को ऐसा समझ लीजिए कि 2 ट्रांजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन है, तो ही समझना बहुत आसान हो जाएगा इससे। ये देखिए एससीआर्स के बारे में जब आप बात करेंगे ना, तो ऐसा मान लीजिए कि 2 बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, उसी हिसाब से समझिए। ठीक है, किसी अच्छी बुक से भी अगर आप पढ़ेंगे तो वो उसमें आपको इस तरीके से बताया गया होगा उसके बारे में। ये देखिए इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी मतलब ये हो गया कि मान लीजिए एक पी एन पी ट्रांजिस्टर है, ठीक है, तो ये वाला रीजन क्या हो गया आपका एन पी एन। इस टाइप का कर सकते हैं क्या हम लोग? इन दोनों को अगर मर्ज कर दें, इन दोनों को अगर हम लोग मर्ज कर दें यहाँ से, ये दोनों सेगमेंट्स को अगर हम लोग ऐसे मर्ज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा पता है? ये कौन सा ट्रांजिस्टर बन जाएगा? देखिए अब ये फाइनली ऐसा ट्रांजिस्टर बन जाएगा। ट्रांजिस्टर मतलब सॉरी, अब ये कैसा एससीआर बन जाएगा? ये देखिए इस तरीके का एससीआर बनेगा। ये बन जाएगा पी एन पी एन, पी एन पी एन जंक्शन जो है वो फॉर्म हो जाएगा। थोड़ा सा अनइवन बन गया ये, बट चलो ठीक है, अब ये छोटा नहीं हो रहा है। ओके, देखिए इस ट्रांजिस्टर एनालॉजी की वजह से ना फाइनली जो ये क्रिएट होगा ये ऐसा होगा, लेट इट बी पी, इसी के साथ कॉम्बिनेशन में ये हो गया हमारा एन, फिर उसके बाद ये हो गया हमारा पी, और फिर हो गया हमारे पास यहाँ पे एन साइड। ठीक है, ऐसा कॉम्बिनेशन में ये बनता है। तो दिस इज पी एन पी एन। इस तरीके से हमारा एस बनता है। इसी में गेट सोर्स ड्रेन तीनों चीज होता है क्या? गेट सोर्स ड्रेन तीनों चीज भाई, एनोड कैथोड। और देखिए जब इस टाइप का जब सेक्शन बनेगा ना, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसमें इसमें जो हमारे जंक्शंस बन रहे हैं या जो लेयर्स बन रहे हैं वो कितने लेयर्स हैं। ठीक है, या टर्मिनल जिसको हम लोग बोल रहे हैं। देखिए एक ये साइड है, ये हो गया आपका एनोड साइड, ये हो गया कैथोड साइड, ठीक है, के या सी से इसको डिनोट करेंगे, और फिर गेट साइड। तो आपके पास देखिए बीच बीच में जंक्शंस कितने बन रहे हैं? 2 3। क्वेश्चन में क्या क्या पूछा हुआ है देख लेते हैं। क्वेश्चन में बोलता है कि 3 लेयर या 4 लेयर, तो आंसर इसका क्या हो सकता है? देखिए 3 लेयर है कि 4 लेयर है? 1 2 3 4, 4 लेयर दिखाई दे रहा है। ओके ठीक है, तो इतना तो हो गया कि 4 लेयर्स, 4 लेयर्स है ना। इधर भी जब हम लोग बनाते हैं तो इसको इसी तरीके से बनाते हैं ना, ठीक है, इस तरीके से ही हम लोग इसको शो करते हैं। ऐसा थोड़ा सा सिंबल को सही से बस बना लीजिएगा, ऐसे, ये ज़्यादा सही है ना, उधर गड़बड़ हो जाता नहीं तो। हाँ जी, तो 4 लेयर है, तो 4 लेयर तो 2 ऑप्शंस में दिया हुआ है, बी और सी में। टर्मिनल्स कितने हैं इसके? 3 टर्मिनल्स होते हैं क्या? हाँ बिल्कुल होते हैं। तीसरा टर्मिनल मैंने नहीं बनाया क्या? चलिए ठीक है, 3 टर्मिनल जो है वो हम लोग इसके शो कर लिए। और बताइए और क्या होता है इसके अंदर? 3 टर्मिनल्स हो गए, इतने लेयर्स हो गए, और जंक्शंस कितने आ रहे हैं इसके? क्वेश्चन में बोलता है कि जंक्शन, अब जंक्शन ही डिसाइड करेगा कि 3 जंक्शन है कि 4 जंक्शन है। आप देखिए 1 2 3, तो ये आ गया 3 जंक्शंस। तो 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल, ये इसके राइट आंसर्स हैं। ठीक है, 4 लेयर 3 जंक्शन 3 टर्मिनल, दिस इज द राइट आंसर। कौन से ऑप्शन पे है ये? दिस इज इन ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आज की क्लास में एक ही असाइनमेंट हुआ क्या? चलिए ठीक है, और असाइनमेंट देखते हैं, मतलब और क्वेश्चन देखते हैं। तो एससीआर या बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर के लिए हमको इस तरीके से ड्रॉ करना होता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है ना, एनपीएन टाइप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इसमें से क्या ऑप्शन सही है? एनपीएन टाइप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, ठीक है,
अगेन यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है हमारे पास, मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स की है, लेट इट बी n, दिस इज p, दिस इज n। तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स है, माइनॉरिटी में होल्स है, p रीजन सबसे कम है, बहुत छोटा है, तो इस हिसाब से हमारे पास ये कंडीशन होगी। तो लेट इट बी एमिटर, दिस इज बेस, दिस इज कलेक्टर रीजन। तो बोलता है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर, एनपीएन टाइप बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है, तो एमिटर बेस, एमिटर करंट प्लस बेस करंट इक्वल टू 0 होगी, या फिर बेस करंट इज इक्वल टू एमिटर करंट प्लस, नहीं नहीं ये गड़बड़ है इसमें, इसमें आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी हम लोग लिखते हैं ना, ये देखिए एमिटर करंट इज इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, ऐसा लिख सकते हैं क्या हम लोग? क्या ये ऑप्शन इसमें सही होगा? सोच के बताइए एक बार। भाई सिंपल सी बात है, इसमें एमिटर करंट जो है दैट इज द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट। तो आप इसको करके देख लीजिए, फॉरवर्ड बायस इस रीजन को कर लीजिए एक्टिव रीजन पे जब काम करेंगे तो, और इसको आप कर लीजिए रिवर्स बायस, ऐसा। तो इस कंडीशन में जो आपको एमिटर करंट मिलेगी दैट मस्ट बी द सम ऑफ बेस करंट एंड कलेक्टर करंट, है ना, ये इसका बिल्कुल बेसिक सा कंडीशन रहता है, और ये हमको यहाँ पे चेक करना होता है। तो बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन शुड बी राइट। 8वां सवाल ये बना लिए ना सभी लोग अच्छे से? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम लोग। अगला सवाल किसका है, लिखा हुआ है जेनर डायोड नॉर्मली ऑपरेट्स एट। जेनर डायोड के बारे में हम सब जानते हैं कि जेनर डायोड अपना हमेशा रिवर्स रीजन पर काम करता है, हमेशा रिवर्स बायस रीजन पर ये काम करेगा, ठीक है। ये इसका जो जेनर ब्रेकडाउन रीजन है इसी पर ये वर्क करता है। इसको फॉरवर्ड बायस कंडीशन पे लेके जाओगे तो नॉर्मल डायोड की तरह काम करेगा ऐसे। ये इसका एफ बी रीजन है, ये इसका जेनर ब्रेकडाउन रीजन, ये बेसिकली ये रिवर्स बायस कंडीशन पे काम करने वाला डायोड है। तो फॉरवर्ड का ऑप्शन तो हट गया, रिवर्स बायस प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट वोल्टेज, रिवर्स बायस प्रोवाइडिंग द कांस्टेंट करंट, इस दोनों में से ये क्या प्रोवाइड करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि इट वर्क्स एज, या इट वर्क्स इन द रिवर्स बायस प्रोवाइडिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज, ये वोल्टेज को कांस्टेंट रखने की कोशिश करेगा, ठीक है, कांस्टेंट करंट नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जेनर डायोड क्या करेगा, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको वोल्टेज रेगुलेशन के या वोल्टेज रेगुलेटर के उसमें एप्लीकेशन में भी हम लोग यूज़ करते हैं ना। आपने शायद अगर कल का सेशन देखा होगा तो मैंने जेनर के ऊपर बेस्ड एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन करवाया हुआ है, जहाँ पे हम लोग बात किए थे कि जेनर डायोड जो है इसको हम लोग क्यों वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज़ करते हैं, मतलब उसके अंदर के कंपोनेंट के तौर पे इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। क्वेश्चन आगे आपके सामने लिखा हुआ है, ड्यूरिंग द फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस एन आइडियल डायोड हैज डैश रेस्पेक्टिवली। आइडियल डायोड में क्या कंडीशन होती है फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस की कंडीशन में? देखिए आइडियल डायोड है ना, आइडियल डायोड के बारे में हमको पता है कि एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करेगा। नॉर्मली अगर हमारा पीएन जंक्शन डायोड है, ठीक है, तो इसको हम अगर फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसको हम अगर ऐसे फॉरवर्ड बायस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में ये कंडक्ट करेगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में और दूसरे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कंप्लीटली ओपन स्विच की तरह काम करेगा। और फॉरवर्ड बायस जब आप इसको करोगे उस कंडीशन में कंप्लीटली क्लोज स्विच की तरह काम करेगा, बीच में ऐसा कोई सीन है ही नहीं। तो अगर आइडियल कंडीशन है तो क्लोज स्विच का मतलब जीरो रेजिस्टेंस हो गया और ओपन स्विच का मतलब इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यहाँ रेजिस्टेंस की जगह कंडक्टेंस के फॉर्म में बोल रहा है पहला पार्ट। तो बोलता है कि देखिए सबसे पहले फॉरवर्ड बायस एंड देन रिवर्स बायस रिस्पेक्टिवली। तो फॉरवर्ड पे कैसे काम करेगा, फॉरवर्ड पे रेजिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो कंडक्टेंस क्या हो जाएगी फिर, इनफाइनाइट हो जाएगी। अच्छा, तो इनफाइनाइट कंडक्टेंस बिल्कुल सही। रिवर्स पे क्या हो जाएगा, रिवर्स पे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट हो जाएगी, तो रेजिस्टेंस भी इनफाइनाइट। ये कहाँ दिया हुआ है, सी ऑप्शन पे दिया हुआ है, क्योंकि दूसरे में तो जीरो रेजिस्टेंस बोल दिया मतलब गड़बड़ हो गया, ठीक है। रिवर्स बायस कंडीशन पे वो कुछ भी नहीं जाने देगा बाहर, कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा पूरी फ्लो को, ठीक है। तो ये बना लेंगे आप लोग। तो आज के सेशन पर एक ही क्वेश्चन रहा आप लोगों से, आज के सेशन पर एक ही क्वेश्चन रहा, ठीक है, कि कट ऑफ की रीजन जो है उस पर हम किस तरीके से शो करेंगे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, किसको कौन सा वाला रीजन फॉरवर्ड बायस होगा और कौन सा वाला रीजन रिवर्स बायस होगा। ऐसे ही मस्त तरीके से आप पढ़ाई करते रहिए, बढ़िया से क्वेश्चंस बनाते रहिए, आपके लिए इस क्वेश्चन सीरीज भी लेकर के आऊंगा और डेडिकेटेड सेशंस भी आपके लिए मस्त तरीके से चलेंगे इस चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, और बढ़िया से शानदार तरीके से पढ़ाई करते रहिए। कमेंट सेक्शन पे आंसर जरूर से बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन का क्या होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।